नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वार्षिक सत्र को किया संबोधित। कहा, अगले 25 साल संकल्प को सिद्धि में बदलने का समय। भारत को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाने का किया आह्वान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए 2021-22 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। उत्कृष्ट कार्यों के लिए 3 श्रेणियों में दिए गए पुरस्कार। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक बंद के कारण आम जनजीवन प्रभावित। बेंगलुरु एयरपोर्ट के बाहर प्रदर्शन के कारण 40 से अधिक उड़ानें रद्द। हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी। पश्चिम बंगाल में एक महिला का जला हुआ शव मिलने पर भाजपा ने राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम। निर्वाचन आयोग का दल आज से 3 दिन के राजस्थान दौरे पर। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों की करेगा समीक्षा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से वॉशिंगटन में की मुलाकात। वैश्विक महत्व समेत कई व्यापक मुद्दों पर की चर्चा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बदले सुर। कहा, कनाडा भारत के साथ संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध। ट्रूडो ने माना, भारत एक बढ़ती आर्थिक ताकत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भयंकर विस्फोट, 13 लोगों की मौत, कई घायल। मिलादुन्नबी के जुलूस के लिए एकत्र लोग बने निशाना। एशियाई खेलों में छठे दिन भारत का पदक जीतने का सिलसिला जारी। भारतीय निशानेबाजों ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदकों पर साधा निशाना। टेनिस में रामकुमार साकेत की जोड़ी ने जीता रजत। स्क्वैश महिला टीम ने जीता कांस्य। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 118वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि G20 के बाद देश के हर एक क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने कहा कि G20 के सफल आयोजन, चंद्रयान 3, आदित्य L1 की लॉन्चिंग और महिलाओं को 33% आरक्षण से पूरा देश खुश है। G20 के बाद न केवल ट्रेड और इंडस्ट्री, पूरे देश के हर क्षेत्र के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। एक नई गति का अनुभव हम सभी लोग कर पा रहे हैं। G20, चंद्रयान की सफलता, मिशन आदित्य और महिलाओं का 33% नीति निर्धारण में रिजर्वेशन, ये चारों घटनाओं ने समग्र देश के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये सही समय है जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश सभी क्षेत्रों में प्रथम आने की कोशिश कर रहा है। अभी के समय में भारत में इंजीनियर, डॉक्टर से लेकर टेक्नोक्रेट की संख्या दुनिया में सर्वाधिक है। सबसे युवा देश हमारा है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हमारा है,
सबसे ज्यादा इंजीनियर अगर किसी एक देश के पास है तो भारत के पास है। सबसे ज्यादा डॉक्टर किसी एक देश के पास है तो भारत के पास है। सबसे ज्यादा टेक्नोक्रेट अगर किसी एक देश के पास है तो भारत के पास है। यहां लोकतंत्र भी है, यहां टीम वर्क भी है, और अब मोदी जी के नेतृत्व में नीति निर्धारण का भी समय बहुत अच्छे से चल रहा है। तो हर क्षेत्र में प्रथम बनने का हमारा समय आ गया है। और अब बात ताजा खबर की। तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने के विरोध में आज राज्यव्यापी कर्नाटक बंद बुलाया गया है। कई स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी है और बंद के प्रति एकजुटता दिखाते हुए ओला और उबर जैसी कैब सेवाएं निलंबित रहेंगी। होटल, थिएटर, मॉल सब बंद रहेंगे। राज्य में सिर्फ आपात सेवाएं चालू रहेंगी। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक आलोक मोहन के अनुसार किसानों और कन्नड़ समर्थक संगठनों के राज्यव्यापी बंद के आह्वान के मद्देनजर दक्षिण कर्नाटक के जिलों में पुलिस की ज्यादा तैनाती की गई है। एहतियात के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। 6 से अधिक रैपिड एक्शन फोर्स कंपनी केंद्र सरकार की ओर से राज्य में भेजी गई है। वहीं राजधानी बेंगलुरु की बात करें तो शहर में आधी रात से धारा 144 लागू हो गई है। कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को दिए जाने से कर्नाटक के किसान संगठन और कन्नड़ संस्थाओं में सरकार के खिलाफ नाराजगी है। बीजेपी और जेडीएस भी कांग्रेस की राज्य सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। आज के बंद को कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का भी समर्थन हासिल है। इन सब के बीच कर्नाटक की सरकार कह रही है कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक में कावेरी जल विवाद को लेकर लगातार जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मांड्या में किसान संघ के सदस्यों ने कावेरी जल बंटवारे के मुद्दे पर रेल रोको विरोध प्रदर्शन किया। तो लगातार कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन जारी है। मांड्या में किसान संघ ने रेल रोको विरोध प्रदर्शन किया। लगातार वहां पर जो बंद है, जो विरोध प्रदर्शन है, वो लगातार जारी हैं। और हमारी संवाददाता आयशा खानम हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। आयशा, अगर देखा जाए तो लगातार जो है स्थिति और गतिरोध बढ़ता जा रहा है, स्थिति और संवेदनशील वहां पर होती जा रही है। 16 दिन में ये तीसरा बंद है और इसके चलते आर्थिक नुकसान तो हो रहा है लोगों का, लेकिन इस पर जमकर राजनीति भी बखूबी हो रही है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने ये दावा किया है कि कर्नाटक सरकार इस पूरे मामले को निपटाने में विफल रही है और जो कोर्ट में जो फैक्ट्स पेश करने थे वो ठीक तरह से पेश नहीं किए गए हैं। इसके चलते किसानों को, कर्नाटक के बिल्कुल किसानों आयशा, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम अपने दर्शकों को ले जाना चाहेंगे बीजेपी की प्रेस वार्ता में। ये केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, उनकी शक्ति को वंदन कर रही है। परंतु जो ब्लैक डिजिटल डायरी मैं लेकर आया हूं, रेड डायरी करप्शन की, ब्लैक डिजिटल डायरी राजस्थान के कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने के प्रमाण की। इस ब्लैक डिजिटल डायरी में मैं आपको ऐसे प्रमाण दिखाने वाला हूं जिससे कि आप विचलित हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये राजस्थान है, क्या ये उन जगहों के बारे में बात हो रही है जहां पर महिलाओं का जीना नामुमकिन है। यह तस्वीर है, और माफ करना, यह तस्वीर आज जो आई है, यह तस्वीर आप देखिए गौर से। ब्लैक डिजिटल डायरी में पहली तस्वीर, पहला प्रमाण। आप मुझे पूछेंगे कि क्या यह तस्वीर अफगानिस्तान की है? नहीं, यह तस्वीर अफगानिस्तान की नहीं है। आप मुझे पूछेंगे क्या यह तस्वीर सूडान की है? नहीं, यह तस्वीर सूडान की नहीं है। ये तस्वीर जयपुर जिले में जमवा रामगढ़ की है। और इस तस्वीर में एक महिला के शव को किस प्रकार से दिन दहाड़े अधजला छोड़ दिया गया है सड़कों पर, उसके साथ क्या क्या बर्बरता गुजरी होगी, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जयपुर में, राजस्थान, दिन दहाड़े। यही ब्लैक डायरी, डिजिटल डायरी मैं लेकर आया हूं, क्योंकि ये एक आध घटना नहीं है। आज राजस्थान में वो नारा लगाती है ना प्रियंका वाड्रा जी, लड़की हूं तो लड़ सकती हूं,
आपको पता है राजस्थान की महिलाएं क्या कह रही है? राजस्थान की महिलाएं कह रही है, लड़की हूं तो क्या राजस्थान में बच सकती हूं? क्योंकि ये एकाध घटना नहीं है। इस ब्लैक डिजिटल डायरी में वो तमाम प्रमाण हैं जिससे कि राजस्थान पिछले 4-4.5 वर्षों में महिला उत्पीड़न में, बलात्कार में, महिला शोषण में, चाहे वो महिलाएं आदिवासी समाज की हो, चाहे वो महिलाएं दलित समाज की हो, चाहे वो महिलाएं माइनर हो, उनके साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न की घटनाएं अगर किसी भी प्रदेश में घटित हुई है, और जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा ऐसी घटनाएं होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो राजस्थान है। मैं आपको ज्यादा पुरानी बातें नहीं बताऊंगा, केवल 4-5 दिन में जो राजस्थान में हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। यह तो आज की घटना है। रूह को कंपाने वाली यह तस्वीर आप सबने देखी है। जयपुर में दिन दहाड़े इस प्रकार से अधजला शव मिलता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक और तस्वीर। यह 2-3 दिन पुरानी तस्वीर है। यह तस्वीर है सीकर की। सीकर में एक 15 वर्षीय बच्ची खेलती कूदती शिक्षा प्राप्त करने की जिसकी उम्र है, उस बच्ची के साथ गैंगरेप किया जाता है, और उस बच्ची का गैंगरेप करने के बाद उसे कुएं में मारकर ढकेल दिया जाता है। आप कहेंगे कि केवल इतनी घटनाएं? मैं आपको एक और घटना से वाकिफ कराना चाहता हूं। यह घटना है हनुमानगढ़ की। न्याय नहीं मिला तो दुष्कर्म पीड़िता ने लगाई फांसी। मित्रों, 19-20 सितंबर की बात है। एक रेप पीड़िता, जिसका मैं आपको बयान भी अभी सुनाऊंगा, वो रेप पीड़िता के साथ रेप जब हुआ, वो पुलिस को अप्रोच करती है, राजस्थान पुलिस में शिकायत दर्ज करवाती है, 164 में अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाती है और कहती है मेरे साथ यह जुल्म हुआ। और राजस्थान की पुलिस, जाहिर सी बात है, जब राजस्थान के मुखिया ही बलात्कारियों को बचाने के लिए सारे हथकंडे करते हो, तो राजस्थान की पुलिस उनकी शिकायत को अनसुना अनदेखा करती है। वो महिला मजबूरन जाकर एसपी ऑफिस के सामने धरना देती है। फिर भी राजस्थान शासन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगती, और फिर हताश होकर, निराश होकर, जिस प्रकार से उस महिला को अपमानित किया जाता है, अपराधियों को बचाया जाता है, वो महिला मजबूरन अपनी जान लेने पर विवश हो जाती है। यह घटना घटी जिस दिन पर हम केंद्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर रहे थे। एक तरफ तो पूरा देश नारी शक्ति को वंदन करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित कराते हैं, और राजस्थान में जो बुनियादी अधिकार है महिला का, कि यदि उसके साथ इस प्रकार की घटना हो, दुष्कर्म का वो शिकार बने, वो पुलिस के पास जाती है, परंतु पुलिस उसे क्या कहती है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से राजस्थान की पुलिस ने उसके साथ व्यवहार किया। यह स्थिति बन चुकी है। सुनिए उनकी बात। मैंने 5 अगस्त को एफआईआर करवाई थी महिला थाने में, और बयान भी मेरे हो गए हैं, और आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। मैं एसपी ऑफिस भी गई थी, वहाँ पे एप्लीकेशन दी है मैंने, एसपी की तरफ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और फिर मैं दोबारा महिला थाने गई थी, मेरी एप्लीकेशन मेरे मुंह के सामने फाड़ के डस्टबिन में डाल दी है, और मुझे ऐसे कह रहे कि मुझे तूने लिए थे, हमने नहीं लिए थे, तुम चाहती हो कि 5 दिन में कार्रवाई हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। राजस्थान की अशोक गहलोत जी की पुलिस एक रेप पीड़िता से इस प्रकार से व्यवहार करती है, और यह महिला आज हमारे बीच में नहीं है। यह महिला हमारे बीच में नहीं है आज। इन्होंने आत्महत्या कर दी। सीकर में 15 वर्षीय बच्ची को कुएं में डाल दिया गया। जयपुर में आज जला शव मिल रहा है। भीलवाड़ा की घटना याद होगी आपको। यह भीलवाड़ा में यह भट्टी जिसमें कोयले को जलाया जाता है, उसमें एक आदिवासी बच्ची के साथ बर्बरता करके, टुकड़े टुकड़े उसके करके उसको जला दिया गया। यह भीलवाड़ा की घटना, और केवल भीलवाड़ा की नहीं, करौली में यह तस्वीर भी शायद आपको याद होगी। एक और ऐसी घटना रूह कंपाने वाली, जिसमें कि करौली में एक दलित महिला को, 19 वर्षीय बच्ची
उसके साथ बर्बरता करके, उस पर तेजाब डालकर, उसे मारकर कुएं में ढकेल दिया जाता है। यह सारी घटनाएं हो रही है राजस्थान में। और राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? ज्यादातर बलात्कार के मामले फेक है। यह मैं अपने मनगढ़ंत बयान नहीं सुना रहा हूं, यह देखिए रिपोर्ट हुआ बयान है। ज्यादातर मामले राजस्थान के मुख्यमंत्री बताते हैं फेक है, रेप केसेस। यदि मुख्यमंत्री का ऐसा स्टैंड होगा, यदि कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल कहेंगे कि मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होना लाजमी है, तो राजस्थान की पुलिस क्या न्याय सुनिश्चित करेगी महिलाओं के लिए? क्या दिन दहाड़े जो जयपुर में घटना घटी है वो नहीं घटेगी? आज राजस्थान नंबर 1 हो चुका है। जो सबसे असुरक्षित जिले हैं महिलाओं के लिए देश भर में, 10 में से 8 जिले राजस्थान में है। यह भी एक मीडिया की न्यूज रिपोर्ट में छपा हुआ है। यह इसीलिए मैं आज ये ब्लैक डिजिटल डायरी लाया हूं। रेड डायरी को तो नकारते रहते हैं अशोक गहलोत जी, अब ये ब्लैक डिजिटल डायरी को कैसे निकालेंगे? किस प्रकार से आप आज बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं। आए दिन उनके प्रवक्ता और नेता महिला के मुद्दों को लेकर अलग अलग जगहों पर वल्चर पॉलिटिक्स करते हैं। उठाइए, देश में किसी भी महिला के साथ कोई भी घटना हो, उठाना चाहिए, उस पर बात रखनी चाहिए। परंतु जो घटनाएं मैंने बताई है, उस पर एक भी ट्वीट, एक भी वक्तव्य, एक भी बयान राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का, या इंडी गठबंधन के किसी भी व्यक्ति का, या कांग्रेस के बड़े से बड़े चीखने चिल्लाने वाले प्रवक्ताओं का, जो आगे जाकर अब पीसीबी करेंगे, क्या उन्होंने दिया है? हनुमानगढ़ पर जहां पर सुसाइड करने पर विवश हो गई पीड़िता, क्या बयान दिया कांग्रेस पार्टी ने? सीकर में बच्ची के साथ जो कृत्य हुआ, उसकी जान ले ली गई, क्या बयान दिया कांग्रेस पार्टी ने? भीलवाड़ा में, करौली में, प्रतापगढ़ में जहां पर निर्वस्त्र किया गया महिला को, क्या बयान दिया कांग्रेस पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने? यह चयनात्मक आक्रोश क्यों? यह सिलेक्टिव आउटरीच क्यों? क्या महिलाओं को प्रदेश की सीमाओं में बांटा जाएगा, या हर महिला की चिंता को, हर महिला की सुरक्षा को प्रमुखता देते हुए उसके विषय में बात रखी जाएगी? बताइए राहुल गांधी जी। और उल्टा जब राजस्थान में वहां के मंत्री राजेंद्र गुड़ा जब महिला सुरक्षा को लेकर विधानसभा में बोलना चाहते हैं, तब उनको तुरंत अगले दिन बर्खास्त कर दिया जाता है। जब उन्हीं की विधायक दिव्या मदेरणा, यह दिव्या मदेरणा का बयान है, आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि मैं खुद असुरक्षित हूं, बाकी महिलाओं का क्या? दिव्या मदेरणा ने कहा कि राजस्थान की पुलिस ने महेश जोशी, जिसके बेटे पर रेप के संगीन आरोप लगे थे, उस पर एफआईआर नहीं की। दिव्या मदेरणा ने कहा, उसको चुप करा दिया गया। जोहारी लाल मीणा एक और उनके विधायक है, उनके बेटे के ऊपर एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार करने का आरोप है और उस पर कोई कार्रवाई राजस्थान की पुलिस ने नहीं की। पॉक्सो कोर्ट ने आदेश दिए कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, फिर भी राजस्थान की पुलिस ने, जैसे वो हमेशा करती है, अपराधी बचाओ और बलात्कारी बचाओ किया। एक तरफ देश में बेटी बचाओ चलता है और दूसरी तरफ राजस्थान में बलात्कारी बचाओ, अपराधी बचाओ और किसी प्रकार से सत्ता बचाओ। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, और यह घटना आज जो हमने देखी है जयपुर की, हूबहू इसी प्रकार की घटना सोचिए। एक तरफ भूमि मां पद्मावत की और एक तरफ भूमि मां दुर्गा की। मां दुर्गा की भूमि से भी इसी प्रकार की तस्वीर सामने आई। यह तस्वीर है नॉर्थ 24 परगना की, जहां पर एक महिला को किस प्रकार से उसके साथ बर्बरता हुई होगी, उसके हाथ पैर एक प्रकार से बांध के, उसके शरीर पर गंभीर चोटें करके और उसके चेहरे को जला दिया जाता है ताकि उसकी शिनाख्त ना हो पाए, ताकि उसे पहचाना ना जा सके। सोचे किस प्रकार से ये घटनाएं हो रही है। बंगाल वो प्रदेश जिसको कहते हैं मां माटी मानुष, टीएमसी की सरकार आज वहां पर मां माटी मानुष नहीं, जैसे मीनाक्षी लेखी जी ने अभी कुछ देर पहले बताया था, वहां पर
बम, बुलेट और बेटी के साथ अन्याय की भूमि बन चुकी है। और यह होना ही है जब वहां पर टीएमसी अर्थात तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर की सरकार चल रही है। यह वही तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर की सरकार है जिसने, जब सत्ता में ये लोग फिर से एक बार आए 2021 में, तो पोस्ट पोल वायलेंस के नाम पर कई महिलाओं के साथ रिवेंज रेप की घटनाएं हुई और उस समय पर इन सारे अपराधियों को बचाने के लिए भरसक प्रयास किया गया। इस रिवेंज रेप को कोर्ट में ले जाने का काम उन पीड़िताओं ने किया। कहीं पर 10 वर्षीय 12 वर्षीय महिला लड़की, कहीं पर 60 वर्षीय महिला, अपने हलफनामा कोर्ट में देकर उन्होंने अपने साथ जो गुजरी हुई पीड़ा है उसको बयान किया। जब एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार होता है नाडियाड में, तो ममता दीदी कहती है यह लव अफेयर गॉन रॉन्ग है। जब महिलाओं के साथ और भी अनाचार दुराचार होता है, 15-15 घटनाएं 20-30 दिन में हो जाती हैं, तब इस पर तृणमूल कांग्रेस आकर दोषारोपण किसी और पर करती है। इस पर भी देखना, इस घटनाक्रम में भी देखना, नॉर्थ 24 परगना वाली घटनाक्रम पर भी आधे दिन का इंतजार कीजिए, टीएमसी आकर किसी ना किसी अन्य दोषी को या किसी ना किसी अन्य एजेंसी को दोष देगी। यह उनका हैंडबुक बन चुका है। मालडा में आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, शायद आपको याद होगा वो घटनाक्रम। उस पर जिस प्रकार से टीएमसी की नेत्री ने आकर बयान क्या दिया आपको पता है? उनकी मंत्री है शशि पांजा, सुनिए उनका बयान। कपड़े निकल गए, जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक चश्मा से क्यों देख रहे हैं? मालडा में महिलाएं निर्वस्त्र होती है और उनकी मंत्री आकर उस समय पर कहती है ये कपड़े निकल गए, जितने निकले, इसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देखना है? कहने का मकसद यह है कि जब मां पद्मावत की जमीन राजस्थान से मां दुर्गा की जमीन पश्चिम बंगाल तक एक के बाद एक रूह कंपाने वाली महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की, शोषण की, दुराचार की ये घटनाएं लगातार सामने आ रही है, तब राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, स्वाति मालीवाल, इंडी गठबंधन के सारे नेता ये कहां चले जाते? मुझे बताया जा रहा है कुछ देर बाद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है अलग अलग विषयों पर। क्या इस पर वो जवाब देंगे? या रेप जैसे मुद्दे को भी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे को भी, महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दे को भी केवल वल्चर पॉलिटिक्स और राजनीति का हथियार बनाना है? इसलिए कुछ जगहों पर तो चीख चीख कर बोलना है, विजिट करनी है, राजनीति करनी है, और कुछ जगहों पर पूर्ण तरीके से खामोश रह जाना है। यह चयनात्मक आक्रोश आज बहुत कुछ कहता है, यह चयनात्मक चुप्पी बहुत कुछ कहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी के सवाल होंगे इस विषय को लेकर तो कृपया रखिए। बीजेपी की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जिसमें बीजेपी ने राजस्थान और पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे जो अत्याचार हैं उन पर ज़बरदस्त प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए जो महिलाओं के बुनियादी अधिकार हैं उन्हें उनसे वंचित किया जा रहा है, महिलाओं से न्याय नहीं किया जा रहा है। राजस्थान में ब्लैक डिजिटल डायरी एक तरह से जारी करते हुए बीजेपी ने साफ तौर पर कई जगह पर महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार हुए हैं और उनकी सुनवाई नहीं हुई है, कहीं पर किसी महिला ने आत्महत्या कर ली है तो कहीं पर जो अधजला शव है वो बरामद हुआ है। किस तरह से जो इन अत्याचारों की तीव्रता है उसे बीजेपी ने दिखाने की कोशिश की है और दोनों ही सरकारों से बड़ा सवाल किया है। पश्चिम बंगाल में जो वहां पर महिला नेता हैं उनकी जो सत्तासीन सरकार की उनका जो गैर जिम्मेदाराना बयान है उस पर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। उधर राजस्थान में उन्होंने बताया है कि जब वहाँ की एक महिला विधायक है जो कांग्रेस की है, वही कहती हैं कि उन्हें डर लगता है उस माहौल से, तो आम महिला कैसे सुरक्षित हो सकती है। तो बड़े सवाल हैं, बीजेपी के गंभीर सवाल हैं जो राजस्थान और पश्चिम बंगाल दोनों में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर उठाए गए हैं। और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर भाजपा राज्य की तृणमूल कांग्रेस को घेर रही है, तृणमूल सरकार को घेर रही है। 24 परगना में एक महिला का शव खून से लथपथ जली हुई अवस्था में बरामद होने पर भाजपा ने ममता सरकार पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। एक लड़की की गर्दन काटकर पूल ऑफ ब्लड के अंदर खून के बीच में लाश मिली है जली हुई हालत में, ताकि उसका
चेहरा ना पहचाना जाए। और ये 24 परगना बंगाल की घटना है और ये घटना याद दिलाती है किस प्रकार से लगातार महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध जो है वो बंगाल में पाए जा रहे हैं। और ममता दी जो माँ माटी मानुष की बात करती थी, आज उन्होंने उस देवी क्षेत्र को बॉम्ब, बुलेट और बेटी के साथ अन्याय में बदल दिया है, जो कि इन सब चीज़ों से स्थापित होता है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि अपराधियों को शरण मिलने की वजह से पश्चिम बंगाल में हालात बदतर हो रहे हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपराधियों पर नकेल कसने के बजाय जनता को ही दोष दे रही हैं। बलात्कारियों को अगर आप शरण देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कमजोर होगी तो लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ेंगी। और जब आपको कोई मुख्यमंत्री ऐसी मिले जो कि सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको जिम्मेवार या उसको कार्य के प्रति प्रतिबद्ध करने की बजाय लोगों को ब्लेम करे तो उनका हौसला बढ़ता है। जैसे इस समय पर ममता दीदी ने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए रेप का इंसिडेंट बढ़ रहा है, तो ये कहने से यानी लोग खुद जिम्मेवार हैं, ना कि सरकार या पुलिस के लोग जिम्मेवार हैं। तो बीजेपी ने कई सवाल उठाए हैं। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। प्रसेनजीत, आपसे ये पूछना चाहेंगे, लगातार जिस तरह की जो घटनाएं हैं पश्चिम बंगाल से आ रही हैं महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित, राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो अलग है, उनकी बात भी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सबसे पहले यहाँ पर ये आता है कि क्यों अपराधियों के हौसले बुलंद है और सरकार कहाँ पर कमजोर पड़ जाती है, राज्य सरकार? देखिए रमा, जो मीनाक्षी लेखी जी का जो स्टेटमेंट मैंने सुना, वहीं पे इस सवाल का जवाब छुपे हुए हैं। कहना यह है कि जो अपराधी है अगर उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो और ऐसी कार्रवाई जो लोगों को लगे कि हाँ आगे अगर हम इस तरह की जघन्य अपराध करें तो मेरा भी हाल ऐसा होने वाला है, तो स्वाभाविक है कि जो अपराधी है वो अपने तरफ से जो उनको हौसला मिलता रहता है कि प्रदेश की मुख्यमंत्री, प्रदेश की पुलिस मंत्री, इन्होंने अगर इस तरह की बयान दे तो हमको कौन रोकेगा, हमको क्या लोकल पुलिस थाने की जो अफसर है वो तो रोक नहीं पाएंगे। और आज की जो घटना है, जिस तरह से वो कटा हुआ गला और जला हुआ चेहरा, अभी भी पुलिस को समझ में नहीं आया। मंगलवार की ये घटना है, आज शुक्रवार है, ये औरत है कौन, कहां से आई, और ये पूरी तरह से सीमा, बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ जगह है। तो ये हमारी देश की है कि पड़ोसी देश से यहाँ पे आके कुछ अपराध करके अपराधियों ने इस तरह से उनका शव छोड़ के गया है। क्या है क्या नहीं, इसका कई बड़ी तात्पर्य है इस घटना की। तो यहाँ पे अगर मुख्यमंत्री का तबीयत खराब है बोल के वो स्पेन से लौटने की बात घर पर ही है, तो इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन कहाँ है और प्रशासन कर क्या रही है। तो पूरी तरह से एक अंधेरे में है पूरी बंगाल, और सामने अपना जो 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 सवाल है वो रखने की कोई लोग नहीं है, अपना जो हमारा जो कंप्लेन है वो रखने की कोई जगह नहीं है। रमा, बिल्कुल प्रसन्नजीत, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे एक और सवाल कि बीजेपी ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं और उसी में जो वहां पर अब महिलाओं के खिलाफ जिस तरह का माहौल है, क्या कुछ स्थिति, मनस्थिति वहां पर महिलाओं की है, किस तरह से वो अपने आप को वहां असुरक्षित महसूस करती हैं? पूरी तरह से देखिए, एक तरफ तो पूरे बंगाल के लोग अभी डेंगू को लेकर अस्त व्यस्त है, किस तरह से अपना जान बचाए उसके लेकर लोग अस्त व्यस्त है। लेकिन उसके उसके साथ साथ इस तरह से अगर महिलाओं की सब मिलने लगे, अगर किसी बच्चे की कुछ जला दिया जाता है तो चीफ मिनिस्टर की तरफ से ये बयान आती है कि हो सकता है कि लड़की की कोई एफआईआर के चलते ये सब कुछ हो गया है। आपको याद होगा, पूरे देशवासी को याद होना चाहिए, इसी उत्तर 24 परगना में एक लड़की के साथ एक तृणमूल नेता की बेटे ने कुछ काम करने के बाद उसको जला के मार दिया गया था, और चीफ मिनिस्टर ने कही थी कि हो सकता है कि उस लड़की का कोई एफआईआर है, इसके चलते ये सब कुछ हुआ है। जहां पे चीफ मिनिस्टर की इस तरह की बयान है, वहां पे महिला अपने आप को किस तरह से असुरक्षित महसूस करती है, ये तो आप वहीं पे बैठ के महसूस कर सकती है। बिल्कुल, प्रशासन पे, राज्य प्रशासन पे, और जबकि महिला मुख्यमंत्री हैं वहां पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की हालत चिंताजनक और गंभीर है। उन्होंने कहा कि पंजाब में सरेआम टारगेट किलिंग हो रही है। हत्या, डकैती, लूट ये पंजाब में नया उद्योग बन गया है। अब अपहरण, रंगदारी आम बात बन गई है। राज्य में आतंक के कारोबार को ईंधन दिया जा रहा है और भगवंत मान की सरकार इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की हालत चिंताजनक व गंभीर है। सरेआम टारगेट किलिंग हो रही है। हत्या, फिरौती, डकैती, लूट ये पंजाब के अंदर नया उद्योग पनपा है। अब अपहरण, रंगदारी आम बात बन गई है और गैंगस्टर जेलों को ऑफिस बनाकर, स्टूडियो बनाकर इंटरव्यू दे रहे हैं। विपक्षी दलों की गठबंधन बनाकर साथ चलने की बातें जमीन पर हवा होती नजर आ रही हैं। विरोधाभासी बयानों की वजह से विपक्षी एकता पहले ही सवालों के घेरे में थी, लेकिन अब तो खींचतान सार्वजनिक रूप से सड़कों पर देखी जा सकती है। पंजाब में कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी के बाद अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ चलने की संभावनाएं लगभग दम तोड़ गई हैं। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने गिरफ्तारी के बाद दिए बयान में मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हत्या की साजिश तक का आरोप लगा दिया। उन्होंने कटाक्ष किया कि ये वही आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के साथ विपक्षी गठबंधन की बातें करती है और पंजाब में कांग्रेसियों को निशाना बना रही है। विपक्षी दलों के बीच विरोधाभास का सबसे ताजा नजारा कावेरी विवाद को लेकर जारी भारी विरोध प्रदर्शन भी है। विवाद जिन दोनों राज्यों के बीच में है, वहां विपक्षी गठबंधन के घटक दलों की ही सरकारें हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक और कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता में है, वहीं तमिलनाडु में डीएमके के साथ सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। इसके बावजूद दोनों राज्यों के बीच तलवारें खींची हुई हैं। विपक्ष में यही टूट पश्चिम बंगाल में भी देखी जा सकती है, जहां तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस हर दिन एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इन विरोधाभासों को लेकर जानकारों का कहना है कि ऐसा तब होता है जब अपने कैडर की भावनाओं को जाने बगैर विभिन्न दल केवल किसी एक नेता के विरोध में साथ आने का प्रयास करते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2021-2022 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार उत्कृष्ट कार्यों के लिए 3 श्रेणियों में वितरित किया जाता है। पुरस्कार पाने वालों में कई एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी और स्वयं सेवक शामिल रहे, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। और अब मिड डे प्राइम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल में समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास की जमकर प्रशंसा की है। मुस्लिम धर्मगुरुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने एक स्वर में कहा कि इन वर्षों में जितना बदलाव उन्होंने देखा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन की ओर से परिचर्चा में लेखक और सामाजिक पसमानदा कार्यकर्ता डॉक्टर फयाज अहमद फिजी, इस्लामी विद्वान डॉक्टर मौलाना कल्बे रिजवी, सूफी फाउंडेशन मुरादाबाद के अध्यक्ष कशिश वारसी, सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंसूर खान और पसमानदा कार्यकर्ता मोहम्मद मेराज रईस समेत कई आध्यात्मिक गुरु, विद्वान, कवि एवं शिक्षाविद इसमें शामिल हुए। मेराज रईस ने कहा कि प्रधानमंत्री ने
पसमानदा समुदाय को आगे लाकर समान अवसर देने पर जोर दिया है। डॉक्टर फैयाज अहमद रिजी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास दृष्टिकोण से ये सुनिश्चित किया है कि सरकारी नीतियों और विकास का लाभ समाज के हर वर्ग, विशेषकर हाशिए पर और सामाजिक रूप से वंचित लोगों तक पहुंचे। कशिश फारसी ने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान प्रगति के मामले में अन्य देशों के मुसलमानों की तुलना में बहुत आगे हैं। वे भारत में स्वतंत्रता, समान अधिकार और सुरक्षा की भावना का आनंद ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत एक और बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। राज्य के सभी 95,767 गांव ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ODF प्लस गांव वो हैं जिन्होंने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखा है। आज तक देश भर में 4.4 लाख यानी 75% गांव ने अपने को ODF प्लस घोषित कर दिया है, जो 2024-25 तक SBM G चरण 2 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश ने गति पकड़ी है। राज्य में 1 जनवरी 2023 तक केवल 15,088 गांव थे जिन्हें ODF प्लस घोषित किया गया था। केवल 9 महीने की छोटी अवधि में राज्य ने मिशन मोड में ODF प्लस हासिल करने के प्रयास किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को 100% ODF प्लस का कवरेज हासिल करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा, बहुत बहुत बधाई। बापू की जयंती से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की ये अभूतपूर्व उपलब्धि पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। स्वच्छता के क्षेत्र में हमारा निरंतर प्रयास नारी शक्ति के सम्मान के साथ ही हमारे सभी परिवारजनों के स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई अभियान से प्रेरित होकर मुंबई के जुहू समुद्र तट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें बृहन मुंबई नगर निगम के आयुक्त इकबाल सिंह चहल, मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसकर और बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव और मानुषी छिल्लर ने सफाई अभियान में भाग लिया। स्वच्छता अभियान में शामिल होने के बाद बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव, गायिका अमृता फडणवीस समेत अन्य हस्तियों ने इस अभियान को सफल बनाया। प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर ये अभियान चलाया गया। तो ये मुंबई के जुहू तट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें अधिकारियों से लेकर फिल्म कलाकार भी शामिल हुए। सभी आमोखास ने मिलकर इस अभियान में अपनी भागीदारी की। 168 साइट्स वो हमने पोर्टल में अपलोड किया है। कोई सिटीजन जाके देख सकता है कि उसके घर के पास में कौन सा इवेंट है, और सारे इवेंट से स्वच्छता के हैं इसी तरह के, वो हम बड़े एक व्यापक पैमाने पे ले रहे हैं। ये लोग साफ कर रहे हैं। इनके साथ ही हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, पॉलिटिशियंस हो या सेलिब्रिटीज भी हो। यस, स्वयं BMC कमिश्नर हमारे साथ है, पुलिस कमिश्नर आए थे, एंड वी हैव सेलिब्रिटीज ऑल्सो जो अवेयरनेस करने आए हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है। हमें ध्यान रखना है कि देयर इज ओनली वन अर्थ, तो हमें इसका ध्यान रखना है और अगली पीढ़ी के लिए हमें एक सुंदर पृथ्वी देना है, ये हमारा ही दायित्व है। स्वच्छता ही सेवा है जो कैंपेन है मोदी जी का, इसमें हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम अपने देश को, अपने शहर को, अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखें। ये मेरा सौभाग्य है एक्चुअली। मुझे थोड़ा कभी कभार ताज्जुब लगता है कि एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। दिस इज द फर्स्ट थिंग वी शुड डू। ये कार्यक्रम हर वार्ड स्तर पर भी होगा और इसका लेकिन फ्लैग ऑफ हम यूं मान के चल रहे कि यहीं से हम करें, क्योंकि एक स्वच्छता ही सेवा प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही करीबी कैंपेन। आप देखेंगे लाल किले से भी उन्होंने इसका प्रचार किया। शिंदे जी के नेतृत्व आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने एक निर्णय लिया कि मुंबई की सचमुच हम मुंबई की साफ सफाई रखें, जैसे हम घर की साफ सफाई रखें। इसलिए साफ सफाई का अभियान तमाम संस्थाएं, स्कूल के लोग, कॉलेज के लोग, स्काउट्स के लोग, बहुत सारी संस्थाएं मिलकर और यहाँ के नागरिक लोग काम करते हैं। हम तो हर साल आते हैं और ये साफ सफाई करने उनको प्रोत्साहन देते हैं। मीडिया प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DG न्यूज। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है।
थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मीडिया प्राइम में और अब वक्त है खेल जगत की खबरों का। और खेल की खबरों को लेकर सुचित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, क्या कुछ खास आज खेल की खबरों में? शुक्र रमा, एशियाई खेलों से लगातार भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है, तो उन्हीं की बात करते हैं। एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारतीय निशानेबाजों ने स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम कर लिया। इस प्रतियोगिता में पलक ने स्वर्ण पदक पर अपना निशाना साधा। वहीं 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में रजत पदक भारत की ही ईशा सिंह के नाम रहा। इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर पाकिस्तान की निशानेबाज रहीं। भारत की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। भारत के ऐश्वर्य प्रताप, स्वप्निल कुसाले और अखिल की जोड़ी ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। आज भारत की झोली में दूसरा पदक रजत पदक के रूप में आया। भारत को 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक मिला। ईशा, दिव्या और पलक की तिकड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक पर निशाना साधा। एशियाई खेलों के इस संस्करण में निशानेबाजी में ये 14वां पदक रहा। निशानेबाजी में पुरुषों की 50 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के ऐश्वर्य प्रताप तोमर ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। इस संस्करण में ऐश्वर्य का ये 4था पदक रहा। अब तक उनके नाम 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक रहा है। एशियन गेम्स में खेले गए टेनिस स्पर्धा में भारतीय पुरुष जोड़ी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुष युगल मुकाबले में रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी की जोड़ी को फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे की जोड़ी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। एशियाई खेलों में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की मिश्रित युगल जोड़ी ने फाइनल में पहुंचकर टेनिस में एक और पदक पक्का कर लिया है। बोपन्ना और भोसले की जोड़ी ने सेमीफाइनल में चीनी ताइपे की जोड़ी को 6-1, 3-6, 10-4 से हराया। भारतीय महिला स्क्वॉश टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को हांगकांग के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। अनाहत सिंह आखिरी मैच में ली के खिलाफ 10-12 से हार गई। 19वें एशियाई खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में भारत की प्रियंका गोस्वामी 5वें स्थान पर रही। प्रियंका ने 1 घंटे 43 मिनट और 7 सेकंड के समय के साथ रेस में 5वां स्थान हासिल किया। वहीं दूसरी ओर पुरुषों की 20 किलोमीटर रेस वॉक में भारत के विकास सिंह ने 5वां स्थान हासिल किया। 5वें स्थान के लिए 1 घंटे 27 मिनट और 33 सेकंड का समय लिया।
और एशियाई खेलों पर और बात करने के लिए हमारे साथ हांगजू से जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता गौरव कुमार। जी गौरव, लगातार जो है पदक का सिलसिला जारी है, खासतौर से निशानेबाजों की अगर बात करें, कल जो खिलाड़ी दिल्ली पहुंच चुके हैं उनका जब अभिनंदन किया गया तो केंद्रीय खेल मंत्री ने भी कहा कि टोक्यो ओलंपिक में जो सूखा देखने को मिला था, निशानेबाजी में मेडल नहीं मिले थे, यहाँ पर एशियन गेम्स में उसकी भरपाई हो रही है और आने वाली स्पर्धाओं के लिए फिर से एक नई उम्मीद जग गई है निशानेबाजी में। बिल्कुल सुचित्रा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से एशियन गेम्स ये जो 19वां संस्करण है इसमें पदक जीतने की जो शुरुआत हुई थी वो भी निशानेबाजी से हुई थी। पहला जो गोल्ड आया था वो भी निशानेबाजी से आया था और अब निशानेबाज जो हैं वो लगातार गोल्ड मेडल की संख्या को बढ़ा रहे हैं, भारत के पदकों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। तो यही एक अच्छी तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है कि हम हर खेल से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ कमियों को अपनी देख रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में कोई बहुत खास प्रदर्शन नहीं था, तो उस प्रदर्शन से हम बाहर निकलते हुए अपने आप को, हमने अपनी कमियों को देखा और इस कड़ी में सरकार का जो समर्थन था उसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इस कड़ी में जिस तरह से कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में बाकायदा एक पूरी बेहतर रेंज की व्यवस्था की गई, हॉस्टल की व्यवस्था की गई ताकि जो शूटर्स हैं वो बगल में हॉस्टल में रहें, उन्हें वहीं पे ट्रेनिंग की भी अच्छी फैसिलिटी कराई गई। इसके अलावा उनको रेंज जो है वो दी गई, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनका पूरा ध्यान रखा गया, उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसका पूरा ध्यान रखा गया, जो आर्थिक स्तर पर जो जरूरतें हैं उनका पूरा ध्यान रखा गया। इसके अलावा अगर बात करें तो जो इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है वो उस कड़ी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम जानते हैं कि हमारे निशानेबाज जो हैं वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में खेलते रहते हैं। तो ऐसे में ये सब बातें जो होती हैं वो अपने आप में आपका जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है उसको बढ़ा देती हैं और जब आप इस स्तर की प्रतियोगिता में उतरते हैं तो आपसे मेडल की ही केवल एक उम्मीद नहीं रहती है, बल्कि इस बात की उम्मीद रहती है कि आप ये मेडल के आंकड़े को कहां तक पहुंचा पाएंगे। तो ये जो बहुत अच्छी तस्वीर निकल के आई है, लेकिन इसके साथ ही जो बाकी खेल हैं उनमें भी हमने अपने आप को आज अच्छे तरीके से सामने रखा। स्क्वैश की जैसे आपने बात की, स्क्वैश में ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। अनाहत सिंह जो कि लगातार बेहद कम उम्र की ये खिलाड़ी हैं, लेकिन इन्होंने बेहद कम उम्र में कई अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें जीत हासिल की है और आज टीम इवेंट में भी उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखा दिया। इसके अलावा अगर बात करें तो टेनिस में जिस तरह से आज डबल्स में हमें सिल्वर मेडल हासिल हुआ, रामकुमार रामनाथन और साकेत मनेरी की जोड़ी ने कमाल का खेल दिखाया। सिल्वर मेडल जरूर मिला, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ एक खिलाड़ी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खेलना उसको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप करती है और उम्मीद यही कर सकते हैं जिस तरह की अभी, क्योंकि शाम होते होते एथलेटिक्स के जो इवेंट है जिसमें हैमर भी है और शॉटपुट भी है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद कर सकते हैं कि एथलेटिक्स से भी एक पदक की जो तस्वीर है वो निकल करके सामने आएगी, क्योंकि अब एथलेटिक्स का जब दौर शुरू होगा तो काफी अच्छी जो तस्वीरें हैं वो वहां से निकल करके आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि न केवल हम पदक जीतने के सिलसिले को अपने बढ़ा रहे हैं, बल्कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो खिलाड़ियों का पदक जीतने को लेकर जो हौसला है वो भी काफी बढ़ा है। जी बिल्कुल। और गौरव, जिस तरह से एक ही इवेंट में पलक ने गोल्ड जीता, ईशा ने सिल्वर जीता और भारत के अगर निशानेबाजों को देखें तो अच्छी बात यह कि काफ़ी कम उम्र के निशानेबाज हैं, तो एक लंबा करियर उनके सामने है और इस अनुभव का वो आगे आने वाले कई साल तक फायदा भी उठा सकेंगे। ये ज़रूर भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात भी है और इसके साथ ही एक बहुत सुंदर कड़ी जो जुड़ी हुई है वो ये बात है कि ईशा सिंह जो है वो खेलो इंडिया से ही निकली हैं, यानी कि खेलो इंडिया ने अपनी जो एक उपयोगिता है एक बार फिर से सामने रखी है। इस तरह से सामने रखी है कि खेलो इंडिया का ये वो मंच है जहां पर खिलाड़ियों को शुरुआती जो ग्रास रूट लेवल की जो जरूरतें होती हैं, जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप के जो मेजर्स होते हैं, जो कहना चाहिए खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी मापदंड होते हैं, वो आपको खेलो इंडिया में मिलते हैं और ईशा सिंह उसी मंच से होते हुए आज यहाँ एशियन गेम्स में मेडल जीत रही हैं। हमने देखा मनु भाकर ने पीछे मेडल्स जीते, मनु भाकर जो है वो भी खेलो इंडिया के मंच से निकली हैं। तो यहाँ पर जब खेलो इंडिया का मंच, जब खेलो इंडिया हर साल जब आयोजित होता है तो ये जो स्तर की जो प्रतियोगिता है उसमें
अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जैसा एक माहौल रहता है, उस स्तर की प्रतियोगिता जैसा एक कहना चाहिए जो एक फाइटिंग जो रहती है वो स्तर की रहती है। तो इन सबको कुल मिलाकर के एक बेहतर माहौल बनता है और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि बेहद कम उम्र के जो निशानेबाज हैं वो लगातार मेडल्स आते जा रहे हैं और अब उनके सामने जो लक्ष्य है वो ओलंपिक कोटा को हासिल करने का है ताकि वो यही अपना जो परफॉर्मेंस जी बिल्कुल गौरव, यही लक्ष्य था जब खेलो इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी कि ग्रास रूट लेवल पर प्रतिभा की पहचान की जाए, कम उम्र से उसे निखारा संवारा जाए ताकि देश को एक लंबे समय तक एक परिपक्व खिलाड़ी जो है वो मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही, वापस चलते हैं रमा के पास। बहुत शुक्रिया सुचित्रा तमाम जानकारी के लिए। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। लद्दाख में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का दूसरा संस्करण आज से शुरू हो रहा है। महोत्सव का पहला संस्करण 2021 में आयोजित किया गया था और 2 साल के अंतराल के बाद इस साल इसे पुनर्जीवित किया गया है, जिसका उद्देश्य हम हिमालयी फिल्म निर्माताओं को जनता से जोड़ना और लद्दाख के फिल्म निर्माताओं को उद्यमी बनाना है। इसका उद्देश्य उभरते लद्दाखी फिल्म निर्माताओं को बढ़ावा देना भी है, साथ ही फिल्म उद्योग के साथ सीखने और नेटवर्किंग अनुभवों के माध्यम से अपनी प्रतिभा विकसित करने का अवसर प्रदान करना है। और हमारी संवाददाता रजनी सेन और ज्यादा जानकारी के साथ लेह से हमारे साथ जुड़ रही हैं। रजनी, क्या कुछ हाइलाइट्स इस फेस्टिवल के? रमा, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का ये दूसरा संस्करण है और पहला संस्करण भी बहुत ज्यादा कामयाब रहा था और इस बार भी हिमालयन जो राज्य हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, तमाम राज्यों की संस्कृति को शोकेस करते हुए यहाँ पर ये फिल्में दिखाई जाएंगी जो न केवल हिमालयन राज्यों की संस्कृति को, उनकी भाषा को बढ़ावा देंगी, बल्कि युवा जो निर्देशक हैं, युवा जो कलाकार हैं, वो भी इस हिमालयन फिल्म फेस्टिवल से काफी कुछ सीख सकते हैं। और फिल्मों की स्क्रीनिंग के इतर यहाँ पर कई और भी इवेंट है जो युवा कलाकारों को, युवा सिने प्रेमियों को एक बहुत अच्छा अनुभव दे सकते हैं। बिल्कुल रजनी, सिने प्रेमियों को एक अच्छा अनुभव मिलेगा और एक बेहतर प्लेटफॉर्म जो है वहां पर मिलने वाला है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो वहां के निर्माता हैं, जो वहां के आर्टिस्ट हैं, उनके लिए एक कितना बड़ा मंच ये प्रदान करता है, उनके लिए कितना बड़ा अवसर? रमा, आपकी आवाज। जी रजनी, आप मुझे सुन पा रही हैं? रजनी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो वहाँ के निर्माता हैं, जो वहाँ के कलाकार हैं, उनके लिए ये कितना बड़ा मंच साबित हो रहा है? रजनी, आपका सवाल एक बार दोहरा सकती हैं? बिल्कुल रजनी, आपने बताया कि एक बड़ा अवसर है तमाम सिने प्रेमियों के लिए भी और लद्दाख की संस्कृति को जानने के लिए भी, वहाँ के कल्चर को जानने के लिए भी, उसको तो एक बड़ा मंच है ही। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जो वहाँ के निर्माता हैं, जो वहाँ के स्थानीय कलाकार हैं, उनके लिए कितना बड़ा अवसर, कितना बड़ा मौका? न केवल लद्दाख बल्कि रमा, जो 2500 वर्ग किलोमीटर में फैले हमारे 13 हिमालयन राज्य हैं, वो तमाम उन राज्यों के जो कलाकार हैं, जो निर्देशक हैं, जो युवा सिने प्रेमी हैं, जो सिनेमा के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखना चाहते हैं, वो इस हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में आए हैं और यहाँ जो फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही है उनमें वो फिल्में चयनित की गई हैं जो इन हिमालयन राज्यों की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा और फिल्मों की स्क्रीनिंग की तरह जो मैं बात कर रही थी, एक मास्टर क्लास होगी जहां भारतीय सिनेमा के दिग्गज आकर इन युवा कलाकारों से बातचीत करेंगे, इन युवा सिने प्रेमियों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा एक स्क्रिप्ट राइटर लैब होगी और एक यहाँ पर एक फोटोग्राफी वर्कशॉप भी आयोजित की जाएगी इन युवा कलाकारों के लिए, युवा निर्देशकों के लिए, युवा सिने प्रेमियों के लिए। इसके अलावा एक कंपटीशन होगा शॉर्ट फिल्मों का जिसकी थीम रखी गई है माउंटेन्स आर कॉलिंग, यानी पर्वत आपको पुकार रहे हैं और पर्वतों की जो संस्कृति है इन शॉर्ट फिल्मों के जरिए आप तक और दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी। बिल्कुल एक बड़ी तैयारी और एक बड़ा अवसर जो हिमालयन श्रृंखला के राज्य हैं उनके लिए, वहाँ के कलाकारों के लिए। बहुत शुक्रिया रजनी, आप नज़र बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
आज से 1 अक्टूबर तक उज्बेकिस्तान के ताशकंद में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत हो रही है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस दौरान सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि भारत उज्बेक सिनेमा की दशकों पुरानी साझेदारी का जश्न मनाते हैं। इसमें भागीदारी का उद्देश्य सिनेमाई साझेदारी बनाना, कार्यक्रमों का आदान प्रदान करना, फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना और संस्कृतियों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना है। पर्ल ऑफ द सिल्क रोड के नाम से प्रसिद्ध ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत 1968 में हुई थी और महोत्सव के शुरुआती संस्करण में भारतीय फिल्म आम्रपाली दिखाई गई थी। उज्बेकिस्तान और भारत के संबंधों की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत की भागीदारी सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा दी गई थीम भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर आधारित है। महोत्सव के मंच का उपयोग इस वर्ष के 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा, जो 20 से 28 नवंबर तक गोवा में होगा। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।